in the first line only you can see that population change. It refers to change in the number of people during a specified time. पॉपुलेशन चेंज जिसे हम हिंदी में जो है जनसंख्या बदलाव भी कहते हैं। इसका सिंपल ये मतलब होता है कि जब हम दो टाइम पीरियड के बीच में पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं कि पॉपुलेशन कितना बदलाव आया है, इसी को हम पॉपुलेशन चेंज कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं, सपोज आपका है 2001, आपको पता है ना हमारा सेंसस जो होता है वो हर डिकेड के बाद होता है। डिकेड मीन्स 10 ईयर्स। तो आफ्टर 10 ईयर्स जो है हमारा सेंसस होता है। तो 2001 से अगर हम कैलकुलेट करें 2011, तो इस टाइम पीरियड में जो हमारी जनसंख्या है उसमें क्या बदलाव आया है, मतलब एडिशन हुआ है या जनसंख्या हमारी कम हुई है, तो इस कैलकुलेशन को ही हम कहते हैं पॉपुलेशन चेंज। नाउ 2001 से 2011 हम 10 ईयर्स का जो टाइम पीरियड क्यों लिया है, क्योंकि अगर हम 1 ईयर में या 2 ईयर में पॉपुलेशन को कैलकुलेट करेंगे तो ये काफी जो है, एक तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना, एंड देन इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है। इसीलिए हम बेहतर तरीके से जो है पॉपुलेशन में चेंज को नहीं रीड कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए हम कम से कम एक 10 ईयर्स का टाइम पीरियड लेते हैं, क्योंकि 10 ईयर्स में जो है बहुत मतलब जो है आपका बेहतर तरीके से जनसंख्या जो है वो उसमें एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है। तो एक लंबे अंतराल में ही हम समझ सकते हैं, हमें बेहतर एक जो है कंडीशन पता चलती है कि पॉपुलेशन में क्या क्या बदलाव या क्या चेंज आया है। सो बेसिकली 2 पॉइंट ऑफ टाइम, 2 पीरियड्स में जो है हम टाइम जो पॉपुलेशन है उसको कैलकुलेट करते हैं, और वो टाइम कितना होता है इंडिया में, 10 ईयर्स। ठीक है, जैसे मान लो 2001 में आपकी जनगणना हुई, सेंसस हुआ, उसके बाद 10 साल बाद 2011 में जो है हमारी जनगणना होती है, और फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि इन 10 ईयर्स में हमारी पॉपुलेशन में क्या चेंज आया है। ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है एंड ये चेंज जो है आपका निगेटिव भी हो सकता है। सो द पॉपुलेशन चेंज रिफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। एंड बेसिकली जो हम पॉपुलेशन चेंज जब हम पढ़ते थे उसमें हम क्या लेते हैं, बर्थ एंड डेथ। मतलब इतने 10 ईयर्स में कितने लोगों जो है जन्म दर क्या है, मतलब कितने लोग जो है उनका जन्म हुआ है और कितने लोगों की मृत्यु हुई है। तो डेथ एंड बर्थ को हम को जो है लेते हैं इन पॉपुलेशन चेंज। नाउ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये आपको कुछ वर्ल्ड में डिफरेंट फैक्ट्स दिए गए। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नॉट बीन स्टेबल, या ये कहा जा रहा है कि स्टेबल मीन्स कि जो हमारी वर्ल्ड की जनसंख्या है वो एक जैसी नहीं रही है। स्टार्टिंग में क्या है, जो आज से 300 ईयर्स बैक अगर हम देखें तो पॉपुलेशन काफी कम थी, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ था, जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी, वो भी बहुत ही स्लो पेस पर हो रही थी, बहुत ही कम रेट पर हो रही थी। जनसंख्या इंक्रीज तो हो रही थी लेकिन बहुत ही स्लो पेस पर। जैसे कि मतलब सपोज जिसमें एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज अगर 17th सेंचुरी में पॉपुलेशन जो है वो 50,000 है, तो उसको कम से कम 100 ईयर्स लगे थे उसका डबल होने में, 50,000 से 1 लाख होने में। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया पॉपुलेशन अपने आप को दोगुना करती गई, वो भी कम इंटरवल ऑफ टाइम पर। ठीक है, जो टाइम पहले 100 साल था वो घट के 50 हो गया, 50 के बाद 25 हो गया। तो मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत ही कम समय में अपने आप को जो है डबल कर रही है। So it has increased manifold. Now this is actually due to change in the number of birth and death. तो बर्थ और डेथ को ही हम लेते हैं और उसी से हमें पॉपुलेशन चेंज के बारे में पता चलता है। फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल 18th सेंचुरी द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रू स्टेडली बट स्लोली। तो 18th सेंचुरी तक, मतलब जो हम पहले का अगर हम स्थिति देखें और 18th सेंचुरी जो थी हमारी, तब तक जो हमारी पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हुआ था वो बहुत ही स्टडी रेट पर हुआ था, मतलब बहुत फास्ट नहीं था। पॉपुलेशन वॉज इंक्रीजिंग बट अ वेरी स्लो पेस। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बोर्न बट दे डाइड अर्ली टू। मतलब जो है बर्थ रेट तो काफी हाई था, मतलब बहुत सारे बच्चे जो है वो पैदा होते थे, लेकिन उतनी ही जो है संख्या में मारे भी जाते हैं। अगर आपने अभी से जैसे अपने ग्रैंडफादर या उससे पहले की जो अगर आपने फैमिलीज देखी होंगी, तो उसमें जो है बहुत उस एक फैमिली में काफी ज्यादा मेंबर्स हुआ करते थे, मतलब जैसे कि हस्बैंड वाइफ के 6 बच्चे हैं या फिर उससे ज्यादा ही हुआ करते थे। क्योंकि और इसका रीजन क्या था, आज हमें हंसी आएगी कि भाई उसमें तो बहुत सारे बच्चे पैदा करते थे जो मतलब हमारे जो ग्रैंडफादर हैं या फिर जो उससे पहले के जो लोग थे, लेकिन उसका एक वैलिड रीजन हुआ करता था। और वो रीजन क्या था कि देखो उस समय क्या था कि महामारी फैलती थी और वहां पे बहुत सारी जो बीमारियां उनका इलाज नहीं था, बच्चे माल न्यूट्रिशन फेस करते थे, और जब पैदा होते थे तो बहुत बच्चे जो थे वो मारे जाते थे, क्योंकि उस समय मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये था कि अगर मान लो 6 बच्चे होंगे या उससे ज्यादा होंगे, तो अगर कुछ मर भी गए तो कुछ तो मतलब बच जाएंगे।
है ना? तो इस थ्योरी पे ये लोग काम करते थे, इसलिए हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी हुआ करती थी। लेकिन आजकल के टाइम में क्योंकि जो है हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है, हमारा जो प्रीनेटल है एंड पोस्टनेटल जो केयर है, नेटल मतलब जो छोटे बच्चे हैं, जो जस्ट पैदा होते हैं, तो इनका जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम हो गया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम हो चुका है। तो इसीलिए हमें पता है कि अगर हमारे 2 बच्चे भी हैं तो वो भी मतलब सिक्योर हैं, क्योंकि हमारी मेडिकल फैसिलिटी सही है। बट उस समय ये गारंटी नहीं थी, इसीलिए पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से मतलब बर्थ रेट हाई था, बहुत बच्चे पैदा होते थे, लेकिन उतनी आसानी से वो मर भी जाते थे। इसलिए लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे, ताकि कुछ अगर नहीं भी रहे तो जो है उनके पास कुछ तो मतलब बच ही जाएगा। सो दिस वाज़ एज़ देयर वाज़ नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़, जो मैंने आपको बताया। देन सफिशिएंट फूड वाज़ नॉट अवेलेबल फॉर ऑल पीपल, लोगों के पास प्रॉपर डाइट नहीं थी। देन जो फार्मर्स थे वो प्रॉपर जो है इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते, नहीं प्रोडक्शन हो पाता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि सब लोगों का उससे रिक्वायरमेंट पूरा हो सके। इससे क्या होता था कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी, लेकिन इट वाज़ वेरी लो। ठीक है? आज से मतलब 100 इयर्स बैक जो है पॉपुलेशन बहुत कम थी। 100 इयर्स क्या, अगर आप 1970s 1980s ले लो, तो जो हमारा पॉपुलेशन था वो बहुत ही कम था। 1990s 80s के बाद ही जो है पॉपुलेशन का जो है आपको मेन जो है प्रॉब्लम और जो है ड्रॉबैक समझ में आया है। नाउ इन 1820s, अब हम 1820s में देखते हैं क्या होता है। पॉपुलेशन जो थी वो 1 बिलियन मार्क क्रॉस कर गई। ठीक है? 150 इयर्स लेटर, उसके 150 साल बाद 1970s में पॉपुलेशन 3 बिलियन हो गई। आप सोचिए, ठीक है ना? तो पहले जनसंख्या को दुगना होने में काफी टाइम लग रहा था, लेकिन अब 1820 से आपका सिर्फ 150 सालों में हमारी जनसंख्या जो थी वो डबल ट्रिपल हो गई, 3 बिलियन पहुंच गई 1 बिलियन से। देन दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 1970 और 1980 के दशक को, 1970 और 80 के जो टाइम पीरियड होता है, ये 10 साल, इसको हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट का टाइम पीरियड, स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि इसी समय जो है हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी। इन 1999, लेस देन 30 इयर्स लेटर, द पॉपुलेशन डबल टू 60 इयर्स। आप सोचिए, 1990 1970s में और 80s में जनसंख्या कितनी थी, 3 बिलियन, और जस्ट 30 साल के अंदर, ठीक है, जो है आपकी जनसंख्या कितनी होगी, 6 बिलियन, मतलब दोगुना हुई जनसंख्या कितने कम समय में। अब इसका मेन रीजन क्या था कि अब जैसे मैंने आपको इस वाले में बताया था कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई था, इसलिए पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही थी। लेकिन इस समय तक क्या हुआ था, 90s 90 80 में, इस समय क्या था, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत एडवांस हो चुकी थी, ला इलाज बीमारियों के इलाज भी आ गए थे, फूड सिक्योरिटी थी, लोगों तक खाना पहुंच रहा था, बैलेंस डाइट थी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही थी, हमारा जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव हो चुका था। इससे क्या हुआ, बर्थ रेट जो था वो तो हाई रहा। ठीक है? बर्थ रेट हाई हाई रहा, ये इंक्रीज होता रहा, बट जो आपका डेथ रेट था, मृत्यु दर, वो क्या हुआ, अचानक तुरंत बहुत तेजी से नीचे आ गया, डिक्लाइन हो गया। ठीक है? ऐसे तो क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, बेहतर फूड अवेलेबल था लोगों के लिए, बेहतर खाना मिल रहा था, जो है मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप हो चुकी थी, इसीलिए जो मृत्यु दर था, जो लोगों की मरने की रफ्तार थी, वो बहुत तेजी से नीचे आ गई, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, जनसंख्या बहुत तेजी से इंक्रीज हुई, क्योंकि पैदा तो होते जा रहे थे लेकिन मर नहीं रहे थे अब, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि जनसंख्या बढ़ेगी। नाउ बर्थ आर यूजली मेजर्ड। अब हम बर्थ को और डेथ को कैसे मेजर करते हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट से। अब ये जब हम रेट यूज करते हैं ना, तो हम परसेंटेज में निकालते हैं। बर्थ रेट मीन्स द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, मतलब एक जैसे भारत में जितनी भी जनसंख्या है उसमें हम प्रति 1000 व्यक्ति में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं बर्थ रेट ना। तो हम 1000 व्यक्ति से कंपैरिजन करते हैं कि 1000 व्यक्ति की तुलना में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं बर्थ रेट, और 1000 व्यक्ति की तुलना में कितने लोग मर रहे हैं, इसको हम कहते हैं डेथ रेट। तो बर्थ और डेथ, बर्थ में से अगर हम डेथ को माइनस करेंगे तो हमें पॉपुलेशन चेंज के बारे में पता चल जाएगा। देन एक और चीज आती है, वो है माइग्रेशन। ठीक है? माइग्रेशन आप जानते हो क्या होता है, प्रवास। प्रवास मीन्स जब हम एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेशन कैन बी टेम्परेरी और इट कैन बी परमानेंट। टेम्परेरी मीन्स व्हेन वी आर मूविंग टू सम अदर प्लेस फॉर टेम्परेरी वर्क, फॉर टेम्परेरी जॉब, एंड परमानेंट मीन्स it can temporary, can be for job purpose or for any cultural or religious activities. But permanent migration means when you are leaving your place and you are settling down at some other place for permanent, and permanent migration happens because of employment opportunity. जब लोगों को कहीं रोजगार मिल जाता है तो वो जो है परमानेंटली उस जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं। नाउ बर्थ एंड डेथ आर नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ठीक है? अब हमारा जो पॉपुलेशन चेंज होता है वो भी दो तरह का होता है, एक होता है हमारा नेचुरल और एक होता है एक्चुअल।
ठीक है। नेचुरल मतलब क्या होता है कि अगर हम प्राकृतिक देखें, प्राकृतिक तौर पर, तो सिर्फ बर्थ रेट और डेथ रेट से हम पॉपुलेशन चेंज के बारे में पता कर सकते हैं कि भाई इन 10 सालों में कितने लोग पैदा हुए हैं, माइनस कर दो कितने लोग मरे हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इन 10 सालों में जनसंख्या में क्या बदलाव आया है। अगर ज्यादा लोग पैदा हुए हैं और कम लोग मरे हैं तो इसका मतलब जनसंख्या बढ़ी है। अगर ज्यादा लोग मरे हैं और कम लोग पैदा हुए हैं तो जनसंख्या घटी है, ठीक है ना। लेकिन ये जो है बहुत ही एक्चुअल वो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इतनी इन 10 सालों में बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो भारत को छोड़कर चले गए होंगे और बहुत लोग ऐसे होंगे जो भारत में आए होंगे, ठीक है ना। तो वो होता है आपका माइग्रेशन। तो जब हम नेचुरल निकालते हैं, प्राकृतिक निकालते हैं, प्राकृतिक जन्म दर, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, बर्थ रेट एंड डेथ रेट को माइनस कर देते हैं। लेकिन जब हम इसको हम कहते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है ना। नेचुरल ग्रोथ रेट या प्राकृतिक ग्रोथ रेट मतलब व्हेन हम बर्थ रेट और डेथ रेट को माइनस कर देते हैं तो उसके डिफरेंस को जो जो भी आता है उसको हम नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। बट एक्चुअल ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है, जब आपका हो गया बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन, ठीक है। जब हम ये निकालते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश कंट्री में 10 साल में, अब जैसे 2011 से के बाद अब 2021 में जो है हमारा सेंसस होगा, ठीक है, इस साल हमारा सेंसस होने का ड्यू है। तो इन 10 सालों में लोग बहुत मरे हैं भारत में और पैदा भी हुए हैं, तो वो उससे हम माइनस करके प्राकृतिक जन्म दर तो जान सकते हैं। लेकिन इस टाइम में अगर हमें एक्चुअल जानना है कि भाई भारत में जनसंख्या में क्या बदलाव आया है, तो उस पर्पस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन कितना हुआ इंडिया से उसके बारे में भी हमें डेटा चाहिए। हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि भारत को छोड़कर कितने लोग गए और भारत में कितने लोग आए हैं। तो जब ये हमें पता चलेगा तब जाके हमें एक्चुअल जो ग्रोथ रेट है उसके बारे में पता चलेगा, एक्चुअल पॉपुलेशन चेंज के बारे में पता चलेगा। तो एक्चुअल पॉपुलेशन चेंज के बारे में जो है चेंज होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन, मतलब हमारे भारत में कितने लोग आए हैं माइनस कर देते हैं किससे, आउट माइग्रेशन, जितने लोग हमारे भारत को छोड़कर गए हैं। तो इससे हमें पूरा जो है एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पता चल जाएगा। नाउ माइग्रेशन, आप माइग्रेशन देखते हैं क्या, इसको और थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं। माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ बर्थ और डेथ की जो है उससे प्राकृतिक जान सकते हैं, लेकिन माइग्रेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पीपल मे मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। एमिग्रेंट्स आर पीपल। अब एमिग्रेंट कौन होता है, वो लोग होते हैं जो एक देश को छोड़कर चले जाते हैं। मतलब अगर मान लो इंडिया में आप कल को इंडिया छोड़कर चले गए तो आपको क्या कहा जाएगा, एमिग्रेंट, ठीक है। और अगर कोई बाहर का आदमी इंडिया में आके सेटल होता है, मान लो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तो उसको हम क्या कहेंगे, इमिग्रेंट्स, ठीक है। लाइक जितने भी बांग्लादेशी हमारे देश में आके रह रहे हैं या पाकिस्तानी, तो हम उनको क्या कहते हैं, इमिग्रेंट कहते हैं, बिकॉज दे आर कमिंग टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो हमारे लिए वो क्या हो गया, इमिग्रेंट। सपोज कोई बांग्लादेशी हमारे इंडिया में आ रहा है तो हमारे लिए वो इमिग्रेंट हो गया, बट बांग्लादेश के लिए क्या हो गया, एमिग्रेंट। उसी तरह से अगर मान लो हमारे देश से कोई अमेरिका चला गया तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एमिग्रेंट, बट अमेरिका के लिए क्या होगा, इमिग्रेंट। तो इमी मतलब इनकमिंग और एमी मतलब आउटगोइंग, ठीक है। कंट्री और देखो वर्ल्ड में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में सबसे ज्यादा इन माइग्रेशन होता है या फिर इमिग्रेशन होता है। तो इमिग्रेशन से आप याद रखना, इन माइग्रेशन मतलब इनकमिंग, किसी देश में जब पॉपुलेशन आ रही है, और एमिग्रेशन मतलब आउट माइग्रेशन, मतलब एक कंट्री से पॉपुलेशन बाहर जा रही है ना। जैसे ये है मान लो, ठीक है, ये इंडिया है, इंडिया हमारा देश है। अगर मान लो हम इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो हम इंडिया के लिए क्या हो गए, एमिग्रेंट, एमिग्रेंट। ओके, एमिग्रेंट हो गए, ठीक है। एमिग्रेंट या फिर हम उसको आउट माइग्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं, और ये हर देश के लिए अलग अलग होगा, है ना। अब मान तो सपोज हम इंडिया छोड़कर कहाँ चले गए, यूएसए, है ना, ये यूएसए चले गए हम, यूएसए। तो इंडिया से मान लो मैं सपोज इंडिया से यूएसए चली गई, तो मैं इंडिया के लिए क्या हूँ, एमिग्रेंट, ठीक है। बट अमेरिका के लिए मैं क्या हूँ, इमिग्रेंट। आई, यस, क्योंकि मैं इंडिया अमेरिका में मेरा इनकमिंग हो रहा है, मैं अमेरिका में जा रही हूँ, ठीक है। उसी तरह से जैसे कि, तो ये हो गया। और मान लो अमेरिका से कोई हमारे देश में आ रहा है तो अमेरिका के लिए वो क्या हो जाएगा, एमिग्रेंट, बट इंडिया के लिए वो क्या होगा, इमिग्रेंट, ठीक है। तो इस, हाँ, तो इससे आपको याद रखना है, इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन। नाउ द जनरल, अब जैसे कि वर्ल्ड में अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कौन से ऐसे स्टेट, विच आर द कंट्रीज वेयर मैक्सिमम इन माइग्रेशन टेक्स प्लेस, सो यू हैव टू आंसर ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, देयर मैक्सिमम इन माइग्रेशन टेक्स प्लेस बिकॉज of the better
job opportunities, educational opportunities. On the other hand, countries like most of the African countries like Sudan, Ethiopia, or where there is political turmoil, where people are facing problem, there they leave their country and go to these places. So Sudan is one example where maximum out migration takes place. Maximum out migration from Sudan, Ethiopia. Why? Because in these countries there is always problematic situation. There is no job opportunity. People are facing number of problems, so they leave their country and they move to some other country for better standard of life or better life, for education, for job purpose, for better health facilities. Now next is pattern of population change. This is not a very just आप खुद अपना एक बार इसको रीड कर लेना. हम ये मैप देखते हैं पहले. वर्ल्ड differing rates of population growth. Now all the in this world map you can see all the blue shaded areas, there the rate of population growth is very high. It means 3%. See in the index here, in the index you can see blue shaded area here. You can see these are those places, those countries where growth of population rate is very high, above 3%. अब आप कहेंगे 3% तो भाई बहुत कम है, but 3% is more than करोड़. ठीक है, यहाँ की जो भी टोटल जनसंख्या है उसका 3% आप निकालेंगे तो वो जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाती है. अगर मान लो सपोज इंडिया में मैंने कहा कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है साल में, हमारी जो पॉपुलेशन जो बढ़ती है वो 1.6% के हिसाब से बढ़ती है या 1.2% के हिसाब से बढ़ती है, तो आप कहेंगे तो बहुत कम है. अच्छी बात है कि 1.2%, बट प्रॉब्लम इज ये ऑलरेडी इंडिया इज ए हेवीली पॉपुलेटेड कंट्री. ऑलराइट, हमारी जनसंख्या ऑलरेडी क्या है, बिलियंस में है. तो अगर हम बिलियन का 1.6% में निकालेंगे तो वो समझ लीजिए आपका मिलियन में जाएगा. इसका मतलब कि हमारे देश में हर साल मिलियन ऑफ पॉपुलेशन ऐड हो रही है. तो आप ये 1.6% रेट भी आप बहुत कम समझिए, क्योंकि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन आपको समझ लो कि बहुत ज्यादा है. तो हर साल करोड़ ऑफ पॉपुलेशन इज एडिंग टू इंडिया. मतलब कहा जाता है कि ब्राजील की जो अकेली जनसंख्या उतना पॉपुलेशन हर साल हमारी कंट्री में ऐड हो रहा है ना. तो ये 1.1, 2.2 ये बहुत ज्यादा हाई रेट है. अब इंडिया की पॉपुलेशन तभी सुधर सकती है जब हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिल्कुल स्टडी हो जाए, 0 पे पहुंच जाए, जो कि बहुत ही मतलब ऐसा होना पॉसिबल नहीं है. तो नाउ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन. नाउ हम पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं. पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन बेसिकली क्या होता है कि ये एक देश की जनसंख्या के जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज होते हैं, उनको शो करता है. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम इंडिया में जितने भी लोग हैं, मैं आपको इंडिया की एग्जांपल देख रही हूँ, लेकिन आप उसको पूरे वर्ल्ड में आपको उसको करना है लागू, क्योंकि इंडिया के रेफरेंस में हम नहीं पढ़ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में पढ़ रहे हैं. बट जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल फ्रॉम इंडिया. सपोज वी हैव टू नो द कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. So you know that in India, in 1 billion population, we will classify Indian population into different categories, like age category, age, sex, like male, female, age हो गया, sex हो गया, then literacy, then your health condition, occupation. ठीक है. So these are the population composition, because we are classifying Indian population on these categories, because India में आपको different age groups के लोग मिलेंगे, बच्चे, middle age and बूढ़े लोग, sex, male, female, देन आपका ये क्या है, हेल्थ, मतलब लोग हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं. ऑक्यूपेशन मीन्स कि आइदर पीपल आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, tertiary sector or secondary sector. So there is classification on the basis of occupational structure also. So ये सब चीजें क्या है, all these are qualities of a population. अगर हम एक कंट्री की जनसंख्या के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें उसका पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन पढ़ना पड़ेगा कि वहाँ की जनसंख्या किस प्रकार की है. तो अगर आपने वहाँ की एज के बारे में पढ़ लिया, सेक्स के बारे में पढ़ लिया, लिटरेसी रेट के बारे में पढ़ लिया, हेल्थ के बारे में पढ़ लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि इस देश कंट्री की जनसंख्या किस तरह की है. Now, for example, both Bangladesh and Japan are very densely populated, but Japan is far more economically developed than Bangladesh. ठीक है, तो मतलब इनका कहने का ये है कि अब हमारे देश, जिस देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश जो है ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलप होगा, ऐसा कोई नहीं है. ठीक है, अब चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, ये सब जो है आपकी हाईली डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज है, बट द रेट ऑफ डेवलपमेंट इन दीज कंट्रीज इज वेरी लो.
On the other hand, Japan, which is Japan is also very densely populated country, but जापान में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया, चाइना एंड बांग्लादेश। सो दोनों कंट्रीज में सिचुएशन एक ही है कि पॉपुलेशन जो है आपकी काफी ज्यादा है, लेकिन एक कंट्री ने जो है अपनी पॉपुलेशन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है, इसलिए वो डेवलप है, और हम लोगों ने अपनी जनसंख्या को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज रिसोर्स, हमारे चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन रिसोर्स। तो हम किसी भी देश की जनसंख्या के बारे में जब स्टडी करते हैं तो हम क्या क्या पढ़ते हैं? पीपल वेरी ग्रेटली in age, sex, literacy level, health condition, occupation and income level। so ये सारी चीजों के बारे में स्टडी करना जरूरी है, तभी हम बता सकते हैं कि इस देश की जनसंख्या जो है वो किस तरह की है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जापान में भी पॉपुलेशन ज्यादा है, जो उनका एरिया है उस हिसाब से जापान में पॉपुलेशन ज्यादा है। बट जापान में पॉपुलेशन ज्यादा होने के बाद भी वो इतने डेवलप क्यों है? क्योंकि वहां की जनसंख्या जो है आपकी हाईली इलिटरेट है, टेक्निकल नॉलेज उनके पास अच्छा है, दे आर डेडिकेटेड पीपल, दे आर मोटिवेटेड पीपल, दे आर वेल बिहेव्ड पीपल, उनका जो भी आपका रहन सहन है, जीने का तरीका है वो काफी बेहतर है, दे आर डिसिप्लिन पीपल। तो वहां का जो ह्यूमन है, दे आर रिसोर्स, दे आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स, बहुत अच्छे लोग होते हैं वहां के, कामकाजी जो है मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे में, मैं ये नहीं कहूंगी सब लोग एक जैसे होते हैं, बट हमारा जो जनसंख्या है बहुत ज्यादा है, बट हम उसे प्रॉपर तरीके से चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसे प्रॉपर तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में पावर्टी है, जो है लोग अनएम्प्लॉयमेंट है ना, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं। दैट्स वाई जो है हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है, उल्टा हमारे लिए लाइबिलिटी जो है बन गई है। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के लिए हमें एक चीज जो है एक हमारे डायग्राम्स होते हैं, उनको देख के हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि हमारा पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन कैसा है। उसको कहते हैं हम एज सेक्स पिरामिड, जहां आप ये एग्जांपल देख सकते हो एज सेक्स पिरामिड का। ये देखिए, ये है एक आपका पिरामिड जिसमें आप देख रहे हैं कि एक तरफ एज ग्रुप दिया हुआ है, ये आपका एज ग्रुप है, देन ये परसेंटेज है, ठीक है, और साथ ही साथ आपको इसमें दो कैटेगरीज बनाई गई, मेल की और एक फीमेल की, ठीक है। तो ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो दिखा रहा है कि इस एज ग्रुप में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। जैसे आपका एज ग्रुप है 0 to 4, 0 to 5, 10 to 14, ये बच्चों का एज ग्रुप होता है ना, 19 तक बच्चों का एज ग्रुप होता है। तो ये जो आपकी ब्लू लाइन खींची हुई है ना, ये ब्लू लाइन, तो ये आपका बच्चों का एज ग्रुप है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इस पॉपुलेशन पिरामिड में सबसे ब्रॉड है, मतलब सबसे ज्यादा, मतलब ये जिस भी कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड होगा, अगर किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड ऐसा होगा तो इसका मतलब उस देश में बच्चों की संख्या ज्यादा है, ठीक है। फिर जितना आप ऊपर जाएंगे, देखिए 30 to 24 से लेके 50 to 59 तक, ये जो है आपका, ये पूरा वर्किंग पॉपुलेशन है, इतना पूरा, ये जो पूरा है आपका वर्किंग पॉपुलेशन है, और ये नैरो है, मतलब कम है, बहुत कम भी नहीं लेकिन तब भी कम है, ये ज्यादा है क्योंकि ये ब्रॉड बेस में है, ठीक है। तो इसका जो पिरामिड का बेस है वो बहुत ब्रॉड है, और जैसे जितना ये ऊपर जा रहा है उतना ही क्या हो रहा है, बिल्कुल नैरो होता जा रहा है, और इसका टिप जो है वो बिल्कुल ही नैरो है। तो हमारे देश की जो जनसंख्या है वो टोटल कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड है? आपका 0 to 14, 15 to 59 एंड अबव 60। तो ये डिफरेंट एज ग्रुप्स में जो है डिवाइडेड है। The shape of the population pyramid tells the story of people living in that particular country। तो किसी भी देश का पॉपुलेशन पिरामिड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो वहाँ की पॉपुलेशन किस एज ग्रुप में डिवाइडेड है, और इसमें तो एज का ही दिया हुआ, नहीं तो बहुत जगह जो है आपका और भी डिफरेंट चीजें भी उसमें दिखा देते हैं, लाइक लिटरेसी रेट, ये सब भी दिखा देते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 years आर शोन एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ। जो भी हमारे बच्चों का एज ग्रुप होता है वो नीचे दिखाया जाता है यहाँ बॉटम में, और जितना जितना आप ऊपर जाओगे एज ग्रुप जो होता है वो बढ़ता जाता है, और टॉप में बिल्कुल ओल्ड एज में पहुंच जाता है। Then population pyramid also tells us the how many dependents are there in a country। देखो, किसी भी कंट्री में 3 एज ग्रुप्स होते हैं, एक बच्चों का एज ग्रुप होता है, जैसे हमारे देश में क्या है 0 to 14, ठीक है, सिंपल मैं आपको बता रही हूँ 0 to 14, एक होता है 15 to 59, और एक होता है अबव 60, ठीक है, 60 के ऊपर। तो ये आप समझ गए होंगे, ये बच्चों का है, ये मिडिल एज है 59 वाला, और ये 60 है, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है और लास्ट ग्रुप है, फर्स्ट एंड लास्ट ग्रुप, ये दोनों ही ग्रुप जो है वो कैसे हैं? डिपेंडेंट्स। डिपेंडेंट समझते हो? जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इस वाले एज ग्रुप के ऊपर, क्योंकि ये
बच्चे हैं और ये बूढ़े हो चुके, रिटायरमेंट की एज हो चुकी है इनकी, तो ये दोनों ही काम नहीं करते हैं और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इस एज ग्रुप के ऊपर डिपेंडेंट है। मान लो आपकी फैमिली में 5 लोग हैं या फिर 8 लोग हैं आपकी फैमिली में, इसमें से आपके मम्मी पापा होंगे या आपके पापा कमाते होंगे और मान लो आप 3 बच्चे हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी आपके साथ रह रहे हैं, तो आप एक आदमी के ऊपर पूरा परिवार निर्भर करेगा उस समय। क्यों डिपेंडेंट होगा? बिकॉज आपके जो ग्रैंडफादर होंगे क्या पता वो भी काम करते हो लेकिन रिटायर हो चुके हो, ठीक है, आप लोग काम नहीं करते हो क्योंकि आप लोग बच्चे हो, तो आप लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट हो? तो ये जो 7 मेंबर्स हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट वन पर्सन हु इज वर्किंग इन हु इज इन द वर्किंग एज ग्रुप। अगर आपकी मदर काम करे तो भी ठीक है, तो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर लेकिन आपके फादर काम करते हैं तो एक पर्सन के ऊपर सब डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि आपके फादर वर्किंग एज ग्रुप में है, आप एज ग्रुप में नहीं हो वर्किंग, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी वर्किंग एज ग्रुप में नहीं है। तो आप जब ये पॉपुलेशन पिरामिड देखते हो तब आपको समझ में आता है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है, इसमें आप देख सकते हो कि ये एज ग्रुप है, ये मेल का है, ये फीमेल का है, ठीक है। तो इसमें दिखा रहा है कि अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बच्चों की संख्या देखिए ज्यादा है, ठीक है, बच्चों की संख्या ज्यादा है और बूढ़ों की संख्या ठीक ठाक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डिपेंडेंट्स ज्यादा है, काम करने वाले लोग कम है और खाने वाले ज्यादा है, ठीक है। ये डिपेंडेंट हो गए, ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है ऑन दिस मिडिल एज ग्रुप। तो ये किसका है? केनिया का। तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है। सो द पॉपुलेशन pyramid of a country in which birth and death rate both are high is broad at the base and rapidly narrows towards the top। इस पिरामिड में क्या है, जो केनिया का पिरामिड है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि इसमें बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, ठीक है। इसीलिए नीचे क्या है, काफी चौड़ा है। दिस इज बिकॉज ऑल्दो मेनी चिल्ड्रन आर बोर्न, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देम दे डाई इन देयर इन्फेंसी, रिलेटिवली फ्यू बिकम एडल्ट एंड देयर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल। इसमें कहा जा रहा है कि ये जिस भी कंट्री का है, इसमें क्या है कि बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। तो बच्चे पैदा तो हो रहे हैं लेकिन वो उतनी ही ज्यादा मात्रा में मारे भी जाते हैं, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि बड़े लोग जो है वो बड़े नहीं हो पाते हैं और कम एज में ही मर जाते हैं। इसीलिए जो काम करने वालों की संख्या है वो यहाँ पर कम है, क्योंकि वो एडल्ट में हो ही नहीं पाते हैं, वो बड़े ही नहीं हो पाते, एडल्ट नहीं हो पाते हैं। तो वर्किंग पॉपुलेशन इस देश में कम है और जो डिपेंडेंट है उनकी पॉपुलेशन जो है ज्यादा है। तो ये आपका जो है केनिया का है, इसका मतलब कि यहाँ पे डेवलपमेंट लेवल कम होगा। अगर हम इस पिरामिड की बात करें तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें जो है बच्चों की संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है। इसका मतलब यहाँ पे जो है बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट क्या है, कम है। और ये हमारा इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड है, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, देखो बच्चों की संख्या कम है और जो हमारे वर्किंग एज ग्रुप है वो काफी ज्यादा है। देखो मेल और जो हमारे बुढ़े लोगों की संख्या है, ओल्ड एज लोगों की, वो भी कम है, बच्चों की भी कम है, और यूथ पॉपुलेशन हमारे देश में ज्यादा है। जो 15 से लेके 60 साल 70 साल ये 60 साल की जो उम्र होती है उसके लोग हमारे ज्यादा है। इसका मतलब काम करने के वाले लोग हमारे देश में ज्यादा है, ठीक है। देखिए इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट आर डिक्रीजिंग, डेथ रेट हमारे देश में कम हो चुका है और बर्थ रेट वैसा ही, इसलिए हमारे देश की जनसंख्या ज्यादा है। द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप बिकॉज मोर इन्फेंट सर्वाइव टू एडल्टहुड। मतलब हमारे देश में जो बच्चे पैदा होते हैं वो बच जाते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है, इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं, मतलब एडल्ट होते हैं, इसलिए हमारे देश में बड़ों की संख्या ज्यादा है। और ये इंडिया का है। सच पॉपुलेशन कंटेन अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल एंड विच मीन्स अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स। तो हमारे देश में यंग लोग जो ज्यादा हैं तो वो लेबर फोर्स का काम आसानी से कर सकते हैं। नाउ ये आप देखिए, ये क्या है, जापान का है। इन कंट्रीज लाइक जापान लो बर्थ रेट टेक्स मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस। यहाँ पे क्या है, जापान में क्या सिचुएशन है कि यहाँ पे बर्थ रेट बहुत ही कम है, ठीक है, मतलब यहाँ बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे हैं, बहुत कम, और जो बूढ़े लोग हैं वो मर भी नहीं रहे। तो आप यहाँ देखिए बूढ़ों की संख्या बहुत ज्यादा है इस देश में और बच्चों की संख्या यहाँ पर कम है। डिक्रीज्ड डेथ रेट अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो आपका डेथ रेट है वो बहुत कम है। तो जो एडल्ट होते हैं, आप देखिएगा जापान में आपको 100 साल 105 साल ऐसे जो है मतलब कि लंबे जीने वाले लोग आपको काफी मात्रा में मिलेंगे। तो ये आपका जापान का है जिसमें कि आपके बच्चों की संख्या कम है, ओल्ड एज की संख्या ज्यादा बढ़ रही है इसमें, और जो आपके एडल्ट हैं उनकी संख्या मीडियम है। तो ये है आपका पिरामिड, जिससे आप एक कंट्री के पॉपुलेशन के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हो। तो ये जो है हमने आज चैप्टर फिनिश कर लिया। आप जो भी आपको बताया गया है, मैंने आपको वीडियो भी डाल दी थी आपके उसमें क्लास में, तो आपने शायद वो देखा हो, कल का मैंने आज ही शायद आपकी क्लास में डाला है। तो ये जितना आपको बताया गया आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बना लेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हो सका तो मैं आपको जो है वो इसके जो नोट्स हैं क्वेश्चन आंसर्स में वो सेंड कर दूंगी आपको। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी।
अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो।